हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल टेक्सटाइल देख रहे थे। टेक्सटाइल पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था। आप लोगों ने देखा था कि मैंने जब कपास वाला चैप्टर आया था तो मैंने कहा 14 चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो 1 घंटे से बड़ा हो गया था। कल का वीडियो 1 घंटा 18 या 19 मिनट समथिंग आप लोगों का हो गया था। तो इससे ज्यादा वीडियो अभी मसरूफ करने के फिलहाल स्थिति में नहीं हूँ, आप लोग जानते हो। नहीं तो मैं ये खुद सोची थी कि एक एक वीडियो एक एक डांस से दो दो ढाई ढाई घंटे का करके मैं मैराथन चला दूंगी। लेकिन मुझे फिर बाद में ये लगा कि मैराथन से अच्छा है कि 2 पार्ट 3 पार्ट कर दो। मेरे लिए भी सही रहे, आप लोगों के लिए भी सही रहे, ठीक है। तो जो चीजें सही से हो पाए वही करने में बेहतर बेहतर है। तो आप लोग जान लिए क्या है। टेक्सटाइल का पार्ट सेकेंड है। जो लोग फर्स्ट ना देखे वो जाकर के देख ले। जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं तब तक क्या है, चीजें कुछ अधूरी अधूरी सी लगेंगी। तो इसलिए जाकर के फर्स्ट पार्ट को देख ले, फिर आकर के सेकेंड पार्ट को आज का देखें, ठीक है। फिलहाल आप लोग जान लिए हम लोग को पढ़ना क्या है। आप लोगों का एक बार मैं हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाओ। और हाँ, कल भारती जी पूछ रही थी कि मैम क्या टेट लागू होने वाला है। तो हाँ, सुनाई तो दे रहा है लेकिन लागू नहीं होगा, ठीक। अब कह रहा हूँ कि कहोगे मैम आप ये कैसे भविष्यवाणी करते कि लागू नहीं होगा। क्योंकि जब 2018 में टेट की वैकेंसी आई थी उस समय भी कुछ बच्चे कोर्ट गए थे कि जब 1 से लेकर के 5 तक यानी प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में जब टेट लागू है तो फिर यहाँ क्यों नहीं, ठीक। तो फिर 9 और 10 में क्यों नहीं। तो वहां पे भी कोर्ट पे सब लोग कोर्ट में गए थे। तो वहां क्या हुआ था, कोर्ट फिर आदेश मांगा था, जवाब मांगा था सरकार से और लोक सेवा आयोग से। तो वहां लोक सेवा आयोग और सरकार की तरफ से उसे जवाब मिला था। और उस अकॉर्डिंग क्या हुआ था, तो वो जो है, आप लोग जानते हो कोई भी केस जब होता है सुनवाई होती है तो जो आधार बनता है उसी के आधार पे फिर फैसले आते हैं। तो वो आधार सुरक्षित रखा हुआ है जिसपे भी, चाहे जो भी आधार रहा हो जिसपे भी सरकार जीती थी, ठीक है। जो भी लोग जवाब दिए थे कोर्ट को, तो वो जवाब आज भी सुरक्षित रखा है। तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि उसी की उम्मीद पे इस बार भी लोग क्या है, बरी हो जाएंगे। यानी टेट नहीं अनिवार्य होगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये अभी तक मान के चले। फिलहाल कोर्ट में 21 को सुनवाई है, ठीक है। हियरिंग के बाद पता चलेगा कि क्या होना है, ठीक। तो फिलहाल आप लोग पहले ये सारी टेंशन छोड़ दे, अपना पढ़ाई करते रहे। अगर टेट भी होगा तो क्या हम लोग पास नहीं करेंगे, फिर हम टेट की तैयारी करवाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज टेट होगा, आप ये भी जान रहे हो। होम साइंस का टेट होगा, जैसे बिहार में होता है, एस टेट होता है, एमपी में होता है। इसी आधार पर बच्चे कोर्ट गए हुए हैं कि जब अदर्स स्टेट में हो रहा है तो फिर यूपी में क्यों नहीं, ठीक है। तो आप अदर स्टेट का जब दे रहे हो तो क्या यूपी का नहीं दोगे, आना होम साइंस से ही है। तो इसकी टेंशन ना लीजिए, अगर होगा तो भी कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है। तो फिलहाल चलो आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर कर दो। बहुत बातें हो गई। कपास का पौधा मुख्यतया होता है, मुख्यतया होता है गर्म स्थानों में, पर ठंडे स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर, उपर्युक्त सभी में। आप आंसर दे दें कि कपास का पौधा मुख्य रूप से कहाँ का पौधा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम कपास का जो पौधा होता है वो कहाँ का होगा, भारत का पौधा है। और भारत क्या है, भारत एक गर्म देश है, ठीक है। क्या है, गर्म देश है। इसलिए आंसर ये हो जाएगा। सेकंड का आंसर कर दे। कपास के पौधे का मुख्य भाग है, ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी टैनिन, ऑप्शन सी फंफूदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप आंसर दे दे क्या होगा। कॉटन के पौधे का मुख्य भाग किसका बना है, तो आप कहोगे 90% क्या होता है, 90 से 92% सेलुलोज होता है, ठीक। क्या होगा, सेलुलोज होगा। थर्ड का आंसर करते। निम्न के रेशे का कितने प्रतिशत भाग पैक्टीन का रहता है। यानी निम्न के रेशे का, किसके रेशे की बात की जा रही है। आप आंसर दे दे क्या होगा, कितने प्रतिशत भाग पैक्टीन का रहता है। ऑप्शन ए 25%। कॉटन की बात हो रही है तो कॉटन की ही बात होगी, कॉटन का चैप्टर है तो 30%, 90%, 70%। आप बता दो ये पैक्टीन है क्या। तो आप कहोगे मैम पैक्टीन जो है ये गोंद है, क्या है, गोंद है।
तो कितना प्रतिशत पैक्टीन होता है? तो आप कहोगे 25% होता है। कितना? 25%। ठीक है, इधर आ जाइए आप। अधिकांश अधिकांश वस्त्र सूत्रों में अधिकांश वस्त्र सूत्रों में कौन सी ऐंठन द्वारा तैयार किए जाते हैं? निम्न ऐंठन, ऑप्शन बी सामान्य ऐंठन, ऑप्शन सी उच्च ऐंठन, ऑप्शन डी कम ऐंठन। आप लोगों को मैं कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूं कि ऐंठन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 0 से 3 प्रति इंच, 3 से 7 प्रति इंच और 7 से 12 प्रति इंच। ये क्या है? 1 इंच में ऐंठन होता है। तो सबसे लो 0 से 3 वाला होता है, सबसे बेस्ट यानी उच्च क्वालिटी का 7 से 12 वाला होता है। आज जो 3 से 7 है ये क्या हो जाएगा? बीच में होगा। अब आप आंसर दे दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे जो ऑप्शन हो जाएगा सामान्य ऐंठन हो जाएगा। क्या होगा? सामान्य ऐंठन हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का आंसर कर, नंबरिंग तो नहीं है। कपास का जन्मदाता देश है, मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया था। ऑप्शन ए जावा है। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा है। बांग्लादेश है। ऑप्शन सी भारत है। ऑप्शन डी श्रीलंका है। आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसका आंसर बता रहे हैं मैम, इसका आंसर हो जाएगा भारत, यानी अपना प्यारा इंडिया। ठीक है, फिर आंसर बता दे। विश्व की कुल कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान है। विश्व की कुल कपास उत्पादन में कौन है जो फर्स्ट नंबर पे है? किसका स्थान अग्रणी है? तो आप आंसर दे दे किसका स्थान अग्रणी है। अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इंडिया का, ब्रिटेन का और श्रीलंका का। आप बता दें, ये डाटा चेंज होता रहता है। आपके उस समय जब बुक आई होगी उसके अकॉर्डिंग यूएसए है, आज के अकॉर्डिंग क्या है ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये रटने वाले डाटा नहीं है, ये पुराने हैं। ठीक है, जो नया डाटा उसको आपको रटना है, इसलिए आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा, लेकिन बुक में है तो पढ़ना तो है ही। कपास तंतु की सबसे बाह्यतम सतह बनी होती है, यानी कपास के सतह की सबसे बाहरी वाली जो सतह होती है, इस तरीके से करके कुछ पोर्स बना होता है ना, तो इसके सबसे बाहरी वाली परत को क्या कहते हैं? आप बता दो क्या कहेंगे। फूल नहीं, यहाँ पे कपड़े की बात की जा रही है। 3 परत होता है किसी भी चीज का, आप जानते हो, तो इसका बाहरी वाला परत क्या होगा? ऑप्शन ए क्यूटिकल, ऑप्शन बी पैक्टीन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बन। ये तो बहुत ही आंसर आसान कर दिया है। क्यूटिकल, चलो मैं बता दे रही हूँ। क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेडुला। अब आप आंसर करें क्या होगा। फर्स्ट में तो आपको पता हो गया इसके अकॉर्डिंग कि मैम ये क्यूटिकल है। अब कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है आपको बताना होगा तीनों परत में। तो आप बता रहे हो कि क्यूटिकल जो है बाहरी वाली परत हो गई, देन सेकेंड वाला जो परत है क्यू, क्या बताए हैं? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, भूल जाती हूँ खुद भी, क्या है? कॉर्टेक्स। और लास्ट वाली परत जो होती है क्या होती है? मेडुला होती है। यही ऊन की भी संरचना होती है। ठीक, इधर आ जाओ। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखता है। कपास तंतु जो है अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखेगा? ऑप्शन ए गोल अंडाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी किडनी के आकार का, ऑप्शन डी अंडाकार। आप बता दे कैसा होगा। अंडाकार ये होगा, बेलनाकार कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ऐसे कुछ। बताओ आप क्या होगा, आंसर कर दें। तो आप आंसर कर रहे हैं मैम, इसका आकार हो जाता है बीन्स के शेप का होता है, ये हो जाता है लाइक किडनी संरचना। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक, ऐसे परत होता है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही इसकी संरचना होती है। ठीक है, जो देखे होंगे सही, देख रहे होंगे कि हम सही बना रहे हैं।
इधर आ जाओ, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर आपको देना है। तो ट्रू एंड फॉल्स वाला आंसर आप ऐसे कर दूंगा, ठीक। क्या है? कपास में सेलुलोज 70% होता है, यस या नो? क्यों? यस या नो? तो आप कहोगे मैम यस। कितना? यस। यहाँ पे दिया है, इसके साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन 80-90% भी होता है तो भी सही होता है, ठीक है। अमेरिका को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, यस या नो? आप आंसर करें। क्या अमेरिका को, यूएसए को कपास का जन्मदाता कहा जाता है? आप कह रहे हैं मैम नो, ठीक। कपास उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। कॉटन प्रोडक्शन में क्या इंडिया का सेकंड स्थान है? तो आप कह रहे हो जी हाँ, अकॉर्डिंग टू बुक, हाँ। प्रेजेंट टाइम का मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट टाइम के लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा, और अगर ये आप लोग चाहो तो अभी अपडेट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं भी जान लूं कि क्या स्थान है, ठीक है। इधर आ जाइए। कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधी यानी ट्रॉपिकल जलवायु और काली तथा काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी उत्तम होती है। क्या बेस्ट है? आंसर सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? और का क्या होगा? तो आप बता रहे हो, आप कह रहे हो कि मैम ये जो है क्या है, यस यानी सही, ठीक। कपास की सबसे बाहरी परत क्यूटिकल की बनी होती है, यस या नो? अभी आपने देखा, इस प्रश्न को आपने देखा है, कपास की सबसे बाहरी परत क्यूटिकल है, तो आप कहोगे यस, ठीक। कपास अम्ल के प्रति असंवेदनशील है, क्यों? कपास जो है अम्ल के प्रति असंवेदनशील है। 1 2 3 4 5 6 का आंसर आप कर दें। आप कह रहे हैं मैम जो कपास होता है वो क्या होता है? अम्ल के प्रति जो होगा संवेदनशील होगा। अगर क्षार के प्रति बोलता तो ये बातें सही हो जाती, इसलिए ये चीजें, स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक। इधर आ जाओ। ओहो, तो आंसर ही दिख गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गई। चलिए, कपास में रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता होती है, आप बता दें। कपास में रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता होती है, तो आप कहोगे, क्या कह रहे हैं, यस या नो? तो आप कह रहे हो यस मैम, होती है। कपास का ऊष्मा का प्रभाव उच्च प्रतिरोधक होता है, आप बता दें यस या नो? कॉटन कपड़े पे हम जब ब्रश करते हैं तो उस पे क्या हाई प्रतिरोधक होता है? तो आप कहोगे जी हाँ, यानी यस, यानी ये चीजें क्या है, सत्य है। या देख लो, सत्य असत्य सत्य 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 असत्य सत्य सत्य, ठीक है। लग रहा है जैसे हम लोग शपथ ले रहे हैं, ठीक। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ चैप्टर शुरू होता है लीलेन से। इसके बाद मैं 1 सेकंड का पॉज लूंगी, फिर यहाँ से मैं दूसरा पेज खोलूंगी, तब आपको मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, ठीक है। फिलहाल जो है आपके सामने उसका आंसर करें। लीलन की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है, क्या नहीं है? छटाई है यानी शॉर्टिंग है, कटाई और बुआई है, रेटिंग यानी गलाना है, टी यानी कटाई। आप बता दो क्या नहीं है? जब लीलेन का वस्त्र बनाएंगे उस समय क्या नहीं करते हैं? तो आप कहोगे मैम सब तो करेंगे, लेकिन छटाई वाली चीज इस प्रोसेस में नहीं होता है, ठीक है। लीलेन के रेशे में सेलुलोज पाया जाता है, कितने प्रतिशत? ऑप्शन ए 65 to 70%, ऑप्शन बी 35 to 70%, ऑप्शन सी 40 to 60%, ऑप्शन डी 50 to 75%। क्या हो जाएगा? आप आंसर कर दे। इसका आंसर क्या होगा? आप कह रहे हो मैम 65 to 70% इसका आंसर हो जाएगा। गिव मी 1 सेकेंड, अपना आंसर करें। क्या आंसर है? लिनेन के रेशे की लंबाई होती है, ऑप्शन ऑप्शन पढ़े आप लोग। ऑप्शन ए
10 to 15 इंच, ऑप्शन बी 12 to 20 इंच, ऑप्शन सी 12 to 18 इंच, ऑप्शन डी 15 to 21 इंच। क्या आंसर होगा? तो लीलेन के रेशे की लंबाई जो होती है 10 to 20 इंच होती है। ठीक है, 4 का आंसर करते। लीलेन के रुमाल व तौलिया अधिक बनाए जाने जाते हैं, कारण है इसकी क्या है? क्यों अधिक बनाए जाते हैं? अवशोषकता, टिकाऊपन, सफाई आसान हो, ऊष्मा चालकता है। तो क्या होगा? रुमाल किस काम आता है पहले आप ये बता दो। रुमाल और तौलिया हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम नहाए तो हमारे शरीर का पानी क्या हो, एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषक कर ले, अवशोषित कर ले। तो यही तो आंसर होगा। हम लोग हैंकी रखते हैं, पसीना होता है तो हैंकी निकाल करके ऐसे ऐसे टच कराते हैं, क्या होता है वहां हाथ फिर हटाओ, पूरा पसीना क्या हो गया, डिप कर ले गया, सोख ले गया। तो क्या अवशोषकता के गुण की वजह से लीलेन से रुमाल और तौलिया बनाई जाती है। ठीक है, 5 का आंसर कर दो। लीलेन वस्त्र बनाने की अपेक्षा, सॉरी लीलिन वस्त्र कपास की अपेक्षा ऑप्शन ए सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी महंगे होते हैं, ऑप्शन सी समान मूल्य के होते हैं, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ तो कहा जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप 5 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लीलन वस्त्र जो है कपास की अपेक्षा, कॉटन की अपेक्षा महंगा होता है। ठीक है, इसको राजसी वस्त्र इसीलिए बोलते हैं। ठीक, क्या होगा? महंगा होगा। इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कॉटन। ठीक है, 6 का आंसर करते, 6 का आंसर करते हैं। ओ यहाँ तो आंसर दिख जाता है, चलिए अब नहीं देखिए देखिए। 6 का आंसर कर दे आप लोग। तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज और पत्तियों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए गलाना यानी रोटिंग करना, ऑप्शन बी रिपलिंग, ऑप्शन सी कताई यानी स्पिनिंग, ऑप्शन डी तो में से कोई नहीं। तो आप बता दो, तंतु को तैयार करने में तने में से पत्ती और बीज को अलग करने की क्रिया रिपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपलिंग कहलाती है। ठीक है, फ्लैक्स के, अब इधर आ जाओ तो थोड़ा मैं जूम कर सकती हूँ। फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए गलाना यानी रेटिंग, ऑप्शन बी कताई यानी स्पिनिंग, ऑप्शन सी रिपलिंग, रिपलिंग रिपलिंग ही है, ऑप्शन डी ट्विस्टिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप आंसर दे रहे हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बता दें। पहले आप बोले तो आप कह रहे हो मैम रेटिंग यानी गलाना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 का आंसर कर दे। अभी आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे होगे कि मैम इतना धीरे धीरे बोल रही हैं। अभी के लिए आप लोग फिलहाल थोड़ा सा समझौता कर ले, बाद में मैं ऐसे गला फाड़ फाड़ के पढ़ाती हूँ, आप लोग जानते हो। अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत तेज बोलने लगूंगी तो फिर यही है कि क्लास बंद हो जाएगा। तो क्लास भी चलता रहे, कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और वो वाला काम अभी हम लोग कर रहे हैं फिलहाल इस समय। ऑप्शन प्रश्न बताएं। लीलन पर की जाने वाली सामान्य परिचर्या है। ऑप्शन ए कुटाई यानी बीटलिंग, ऑप्शन बी कैलेंडरिंग, ऑप्शन सी साइजिंग, ऑप्शन डी ब्लीचिंग। एक आप लोगों को मैं ये बता दूं, कुछ ऐसे विशेष टर्मिनोलॉजी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे वेटिंग हो गया यानी भारण प्रक्रिया हो गया, तो भारण किससे जुड़ा है? आप जानते हो कि भारण जो प्रक्रिया होता है केवल और केवल सिंगल सिल्क में होता है। किसमें होता है? सिल्क में होता है। तो ऐसे कुछ होते, अब जैसे यहाँ भी पुटाई है, पिटलिंग है, तो ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ लीलन में होता है। गिनिंग है, गिनिंग प्रोसेस कहाँ होता है? केवल और केवल सिल्क में होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर शब्दावली होती है जो किसी विशेष टर्मिनोलॉजी से जुड़ी होती है। आपको इसको विशेष ध्यान से ध्यान देना है, विशेष रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर आप दे दिए कि मैम कुटाई होगी। 9 का आंसर कर दे। लीलेन का पौधा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी नायलॉन से,
ऑप्शन सी फ्लैक्स से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। लिलेन का पौधा कितने लोग नहीं देखे हैं? आप लोग सब लोग देखे होंगे, जो जरा सा भी गांव से जुड़े होंगे, वो गांव वाले पृष्ठभूमि से होंगे, वो जान रहे होंगे। आप लोग अलसी जानते हो? अलसी, अलसी भी नहीं आप लोग जानते हो तो चलो तीसी जानते हो? जो तीसी होता है उसी का ये पेड़ होता है, ठीक है। आप नेट पे सर्च करके देखिएगा। इसमें पर्पल कलर का भी फूल होता है, छोटे छोटे फूल खिलते हैं। बहुत बड़े इनका पौधा नहीं होता है, छोटे छोटे ही पौधे होते हैं, ठीक। बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, आपके घुटने उठने तक आएगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं। तो जो पर्पल कलर का जिसमें फ्लावर निकलता है, उससे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। आप लोग देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके, इसी के पौधे से क्या है, लिलेन का वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है। हम एक दिन नेट पे सर्च करके देखे थे, जैसे वस्त्र बन रहा था उस प्रक्रिया को भी मैंने देखा था। आप लोग भी ऐसी चीजें देख लिया करें तो चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है। 10 का आंसर करते। केवल रील्स ही नहीं देखा जाता, ये सब भी देख लिया जाता है। लिलेन के रेशे का व्यास होता है, मैंने आप लोगों को 5 बजे वाले क्लास में जितने भी टेक्सटाइल है, जितने भी है, लिलेन है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, और क्या है, ये रेयान है, सबका मैंने व्यास करा रखा है। आप जाकर के वहां देख सकते हो। ऑप्शन ए 1.54 माइक्रोन, ऑप्शन बी 1.14 माइक्रोन, ऑप्शन सी 14 to 18 माइक्रोन, और ऑप्शन सी 1.60 माइक्रोन। आंसर करते क्या होगा? इसका आंसर होगा, आप कहोगे कि 14 से लेकर के 80 माइक्रोन तक व्यास होता है। अब यहाँ आ जाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स है। कितना है? 8 क्वेश्चन है। लिलेन के रेशों में नमी सोखने की क्या क्षमता होती है? कैसी क्षमता होगी? बीच में आप क्या भर सकते हो? लिलेन के रेशों में नमी सोखने की असीम क्षमता होती है। कैसी? असीम क्षमता होती। असीम मतलब जिसका कोई सीमा ना हो। सीमा मतलब ये क्या हो गया? हमने इतना बना, अभी आप लोग देखो, आया है आप लोग को मेंस लिखने के लिए 125 क्वेश्चन। ये क्या है? आपको एक सीमा में बांध दिया गया, एक दायरे में बांध दिया गया। अगर यहाँ पे प्रश्न ना होता कि चाहे आप जितना मर्जी उतने शब्दों में लिखते जाओ, तो वो सीमा नहीं था। तो जब किसी चीज को आप उसमें बना बना देते हो नियम कानून में, तो सीमा हो गया, बाउंड्री हो गया। हो गया ना? जैसे मध्य प्रदेश की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? उसका सीमा हो गया। ये तो नहीं ना कि पूरा जहां तक देख पाओ, जहां तक चले जाओ सब मध्य प्रदेश ही मध्य प्रदेश है, तो ऐसा नहीं होता है। जिस चीज को किसी भी सीमा में बांध दो तो सीमा हो जाता असीम, और यहाँ पे असीम है, यानी जिसका कोई सीमा ना हो, ठीक है। सेकंड का आप आंसर करो। डैश 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 का तंतु फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। आप आंसर कर रहे हैं कि मैम ये तो बहुत आसान है, लीलेन का तंतु जो है, यही आंसर हो जाएगा। नीचे हम फिल कर दे रहे हैं, फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, लीलेन यानी सन का पौधा का वानस्पतिक नाम क्या है? मैं कई बार कराई हूं, आप लोग आंसर लिखें, क्या लिख रहे हैं। आप लोग को मैं टाइम दूंगी क्योंकि बड़ा अक्षर होता है, आप लोग लिख नहीं पाओगे। मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। गिव मी आंसर प्लीज। फास्ट आंसर कर रहे हैं आप लोग। आप आंसर कर रहे हैं मैम, लीलेन यूसी टेडिशियम। क्या है? लीलेन यूसी, या तो लीलेन होता है, कहीं कहीं लीनम भी होता है। यूसी टेडिशियम, टेडिशियम, ठीक है। ये इसका वानस्पतिक नाम। फोर का आंसर करते। फ्लैक्स पौधे के बीज से क्या, किसका तेल प्राप्त होता है? आप बता दें। फ्लैक्स पौधे के बीज से किसका तेल प्राप्त होता है? फ्लैक्स नामक जो पौधा होता है, इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 3 ये सब बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। स्पेशली जब ठंडी आती है तो आप लोग देखते हो, ये गोंद वगैरह का लड्डू बनाते हैं, अलसी का लड्डू बनाते हैं, अलसी का बुकनी बना करके पराठा बना करके खाते हैं। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आप इसका आंसर दे दें तो आप कहोगे अलसी का तेल प्राप्त होता है। किसका? अलसी का, ठीक है। अलसी का तेल प्राप्त होता है। 5 का आंसर करते। ओहो, आंसर आप लोग कहीं देख लो।
ठीक, 5 का आंसर कर दे क्या होगा। 7 तक है ना, 8 तक है, मैं झूठे डर रही हूँ। चलो 5 का आप लोग आंसर कर दें। क्या है, लीलेन यानी सन के बीजों को के महीनों में बोया जाता है, यानी पूछा जा रहा है कि किस मंथ में इसकी बुआई की जाती है। आप बता दे कौन से मंथ में बुआई की जाती है। तो आप बता रहे हो, आप कह रहे हैं मैम, आप बता दे पहले। अब आप बता दो क्या होगा। तो अप्रैल से मई के मंथ में बुआई इसकी होती है। 6 का आंसर करें। तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज और पत्तियों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। आप लोग ऊपर भी इस प्रश्न को देखे हो, तो क्या कहलाएगी। आप आंसर कर दे, आप आंसर कर दे क्या कहलाएगी, उस क्रिया को क्या कहेंगे। जब बीज और पत्तियां अलग की जा रही हैं, उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है। तो आप कहोगे मैम रिपलिंग है। क्या है, रिपलिंग है। ठीक है, क्या है, रिपलिंग है। ठीक, 7 का आंसर कर दे। फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की क्रिया, तंतु अलग करने की क्रिया की विधि द्वारा की जाती है, यानी कौन सी विधि द्वारा तंतु को अलग करते हैं। आप बता दो कौन सी विधि से। तो आप कहोगे गलाने की प्रोसेस से। किससे, गलाने की विधि से अलग करते हैं। किससे किससे गलाते हैं, ओस से गलाते हैं। ओस यानी कोहरे से, केमिकल से यानी रासायनिक से, और एक पता नहीं क्या हो, और एक पानी से। क्या, पानी से। ठीक है, पानी से, रासायनिक से रसायन डाल करके, और ओस से, 3 विधि द्वारा क्या करते हैं, तने को अलग करते हैं या गलाते हैं। ठीक है, 8 का आंसर कर दे। लीलेन कपास से क्या होता है। लीलेन कपास से मजबूत होता है। तो पूछ रहा कितना मजबूत होता है, कोई आंसर देगा कितना मजबूत होगा। तो आपके यहाँ तो दे दिया कि अधिक मजबूत होता है, लेकिन कितने प्रतिशत मजबूत होता है आप लोगों का HW है। अगर आप नहीं खोज पाइएगा तो इसी चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स पे मैंने क्वेश्चन पोस्ट कराया था कि कितना प्रतिशत मजबूत होता है। आप वहां से भी ढूंढ के आंसर दे दीजिएगा। मैं पूछती तो हूँ लेकिन कोई आंसर नहीं देता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसका आंसर देख लो क्या क्या है। अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाओ। लिनेन की अपेक्षा सूती वस्त्र सरलता से फट जाता है। यस या नो, आप बता दे क्या होगा। यस आर नो, सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट क्या सही है। आप आंसर कर दें। लिनेन की अपेक्षा सूती वस्त्र सरलता से फट जाते हैं, स्टेटमेंट क्या है, यस आर नो। तो आप कहोगे मैम यस। क्या है, यस। ठीक है, चलो अगर आपने यस कह दिया तो मेरी मजाल है कि मैं नो कह दूं। आपने यस कहा तो यस तो यस ही है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। लीलेन पर विरंजक, विरंजक यानी ब्लीचिंग, ठीक है, की क्रिया करना सरल होता है। यस या नो, बता दो। लिनेन पर ब्लीच करने की क्रिया सरल होती है। तो आप कहोगे नो। क्या, नो, क्या होगा, नो। ठीक, लिनेन बहुत मजबूत फाइबर है। लिनेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। यस आर नो, तो आप कहोगे मैम यस। क्या है, यस। ठीक, लिनेन क्षारों के प्रति उच्च प्रतिरोधक है। लिनेन क्षारों के प्रति उच्च प्रतिरोधक है। यस आर नो, आप बता दें आप क्या कह रहे हैं। मुझे आंसर का आपकी वेट है। 4 का क्या होगा, आप कह रहे हैं मैम यस। क्या होगा, यस। अगर यहां अभी अम्ल दिया होता तो नो हो जाता। ठीक है, लिनेन का तंतु सन यानी फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यस आर नो, आंसर कर दे, यस आर नो। तो आप कर रहे हैं आंसर मैम यस। क्या है, यस, यानी क्या है, फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक, आप अपना, अच्छा एक अभी छुपा है क्या, नहीं ठीक हो तो गया।
आप देख लो क्या है सब चीजें। अब यहाँ से हम लोग बोल से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे फटाफट आंसर देते रहिए। ऊन से तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए वनस्पति यानी वेजिटेबल से। ऑप्शन बी रेशो से यानी फाइबर से। ऑप्शन सी सन से। ऑप्शन डी जानवरों के बालों से। आप आंसर कर दे क्या होगा। आप आंसर कर रहे हैं मैम डी, जानवरों के बालों से, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ। सर्वप्रथम सेकंड पार्ट में खत्म करा देंगे, ठीक है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ। ऑप्शन ए भारत में। ऑप्शन बी इंग्लैंड में। ऑप्शन सी चाइना में। ऑप्शन डी जापान में। आप बता दो कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले। तो आप आंसर दे रहे हो मैं सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। थर्ड का आंसर कर दे। कौन सा देश ऊन का उत्पादक नहीं है। उत्पादक नहीं है यानी प्रोड्यूसर नहीं होता है। ऑप्शन ए चाइना। ऑप्शन बी इंडिया। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ब्रिटेन। आंसर दे दो। आप कहोगे मैम जो चाइना है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर का आंसर कर दे। मेरिनो भेड़ की ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है। ऑप्शन ए जापान में। ऑप्शन बी यूरोप में। ऑप्शन सी मिस्र में। ऑप्शन डी इंडिया में। आप बता दो फोर का आंसर क्या होगा। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम फोर का हो जाएगा बी, यूरोप में। कहा? यूरोप में। भेड़ की नस्ल सबसे सर्वोत्तम किस्म की ऊन मिलती है। किस भेड़ की नस्ल से सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का ऊन मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का यानी सुपीरियर ऊन मिलेगा। ऑप्शन ए मेरिनो। ऑप्शन बी मेमना। ऑप्शन सी यॉर्क। ऑप्शन डी ऊन ऊंट सॉरी ऊंट। क्या आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा मैम मेरिनो जो है इससे क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होगा। सिक्स का आंसर करते। ऊन के तंतु के केंद्र में एक नलिका होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आप आंसर दे दें। हम जैसे पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे। ऐसे होता है तो क्या हो गया, क्यूटिकल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया एंड मेडुला हो गया। तो जो लास्ट वाली जो संरचना है ये क्या है, ये मेडुला है। क्या है? मेडुला है, ठीक है। ल्यूमेन गुहा केंद्रिका नहीं है, ये क्या होगा, मेडुला होगा, ठीक है। सेवन का आंसर कर दे। प्रथम श्रेणी की ऊन है। ऑप्शन ए मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन। ऑप्शन बी संकरण जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन। ऑप्शन सी खींची गई ऊन। ऑप्शन डी पीतर ऊन। आप लोग चाहे तो सबको बता सकते हैं मेरिनो जाति की वूल क्या है। खींची हुई वूल जो मरी हुई भेड़ होती है उससे प्राप्त किए गए वूल को खींची हुई वूल कहते हैं। पीतर वूल कितने से माह के भेड़ को कहते हैं। मेमने का वूल कितने से कितने मंथ के भेड़ से प्राप्त किए गए वूल को कहते हैं। आप सबका आंसर दे सकते हैं। मैं जब किसी दिन केवल वूल पढ़ाऊंगी, अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं केवल वूल लेकर के आऊं, ठीक है। फिर किसी दिन मैं सिल्क लेकर के आऊं, किसी दिन कॉटन करा दूं, ऐसे करके मैं करा दूं, चाहे भले ही जितने जितने लंबे हो जाए, ठीक है। या तो एक एक वीडियो में दो दो तीन तीन करा दो। एक दिन वूल को केवल वूल वूल से क्वेश्चन हो, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हो, क्या क्या किससे किससे कितना परसेंट गोद है, कितना प्रोटीन है, सारी चीजें, ठीक है। और कॉटन क्या क्या चीजें है, क्या सिल्क है, जैसा मुझे लगेगा, जैसे जैसे मेरी तबीयत में इम्प्रूव होगा, सुधार होगा, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों का क्लास का भरपाई भी तो मुझे करना है। तो आप सेवन का आंसर दे रहे हो। आप कह रहे हो मैम कि सेवन का आंसर आपका, अच्छा सेवन तो मैं बता चुकी हूँ। नहीं नहीं, एट का आंसर नहीं, सेवन का ही आंसर करना, मैं भी पागल हो गई हूँ। तो आप बता रहे हो, आप कह रहे हो मैम मेरिनो जाति की जो भेड़ है फर्स्ट क्वालिटी यानी प्रथम श्रेणी का ऊन प्राप्त होगा। यहाँ बता दो आप, ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है, कैसा,
ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें होता है, क्या होगा? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जब मैं अलग से क्लास लाऊंगी तो इन सबका परसेंट भी बताऊंगी। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग परसेंट लिख सकते हो। कार्बन का परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा कार्बन का? सल्फर तो आपका कितना प्रतिशत होगा? 7% होगा। नहीं, सॉरी, सल्फर, अब यहाँ मैं कंफ्यूजन में हूँ। ये 4% होगा कि ये 7% होगा, ये मुझे क्लियर नहीं है। ऑक्सीजन आपका 12 या 15-15% कुछ हो जाएगा। कार्बन जो है 23 या 53-53% कुछ है। मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। आप इसका आंसर दे दो कि आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि मैम जो सल्फर है ये केवल एकमात्र किसमें पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। फूल क्या है? ये प्रोटीन फाइबर है, तो प्रोटीन में भी सल्फर होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, सारी चीजें होती है। तो इसीलिए उनमें भी ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आ जाओ फिलिंग द ब्लैंक। ऊन को डैश 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 के तेजाब के घोल में धोया जाता है। कौन से तेजाब के घोल में धोया जाता है? आप बता दे आप क्या होगा। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक ज्यादा है, आप बता दे। तो आप कह रहे हो मैम कि गंधक के तेजाब में, किसमें? गंधक को ही सल्फर कहते हैं, क्या कहते हैं? गंधक को ही सल्फर कहते हैं, ठीक है। गंधक के तेजाब में धोया जाता है। सेकंड का आंसर बता दे। सेकंड क्या है? ऊन डैश 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 नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनी होती है। किसके प्रोटीन से बनी होती है? आप जानते हो, हम हमेशा कहते हैं वुल हो गया, और क्या हो गया? हेयर हो गया, और क्या हो गया? हॉर्न हो गया जानवरों के, हॉर्न यानी सींग हो गया, खुर हो गया। इन सब में जो भी बना होता है वो क्या होता है? आप अभी याद आ गया होगा आप लोगों को कि कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है। क्या? कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। कैरोटीन होगा, बड़ी की नहीं मात्रा होगी, ठीक, कैरोटीन। अगर कैरोटीन हो जाए, बड़ी की मात्रा हो जाए, तो गाजर वाली चीजें हो जाती हैं जो विटामिन ए होता है, ठीक। चलिए इधर आ जाइए, थर्ड का आंसर करते। ऊन के रेशे में होता है, क्या होता है? आप आंसर कर दें कि ऊन के रेशे में होता है, क्या होगा? ऊन के रेशे में सल्फर होता है, क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है। फोर का आंसर करते। ऊनी वस्त्रों पर नहीं लगती है, क्या नहीं लगती है? बताते तो आप कहोगे ऊनी वस्त्रों पर फफूंद नहीं लगते हैं, क्या? फफूंद या फफूंदी नहीं लगती है, ठीक है। फाइव का आंसर कर दे। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें होता है, ऊपर आप लोगों को प्रश्न मिला है, जिसमें होता है, क्या होता है? तो सल्फर होता है, क्या होता है? सल्फर होता है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आप लोग जरूर बताते रहिएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्या इसी तरीके से सारे ब्रांच के क्वेश्चन करा दिया जाए? जो लोग नए लोग हैं वो लोग मेरे मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि इतना बीमार होने के बाद भी आप लोगों का क्लास कंटिन्यू होने लगा है, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जाते जाते कमेंट कर दे, कम से कम कुछ तो कर दिया करें आप लोग। मुझे भी तो लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो बच्चे में बदले में बच्चे भी मेरे मेहनत को देख पा रहे हैं। सिक्स का आंसर कर दें। कश्मीरी बकरी डैश 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 में पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? कश्मीरी बकरी जो है वो चीन यानी चाइना में पाई जाती है, ठीक है। सेवन का आंसर कर दे। सेवन का आंसर क्या है? आप आंसर करते। सेवन का क्या होगा? डैश 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 की जाति की भेड़ों से प्राप्त ऊन सर्वोत्तम प्रकार की होती है। अभी ऊपर आप लोग पढ़ते आए हो, ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है। आप ऊपर पढ़े हो कि मैं जो मेरिनो जाति की भेड़ होती हैं उससे क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी के ऊन मिलते हैं। एट का आंसर कर दे। भेड़ के कंधे से लेकर दोनों तरफ की पेट वाले बाल की ऊन को कहते हैं, क्या कहलाती है? आप बता दें। तो आप कहोगे जो पेट से कंधे तक का बाल होता है उसे हम
फर्स्ट श्रेणी का बोल कहते हैं। ठीक है, 9 का आंसर करते हैं आप लोग। 9 क्या है? ऊन एक प्रोटीन है। क्या है आप बता दें? ऊन की प्रोटीन है। क्या है? ऊन की प्रोटीन को क्या कहेंगे? अभी ऊपर हम फिल किए हैं, आपको बताए हैं, तो आप कह रहे हो मैम कैरोटीन होगा। क्या होगा? कैरोटीन होगा। ऊन के प्रोटीन को क्या कहेंगे? कैरोटीन कहेंगे। 10 का आंसर करते। प्रोटीन प्रधान रेशा है। प्रोटीन प्रधान रेशा कौन सा है? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन प्रधान रेशे हमारे यहाँ 2 हैं। नंबर 1 सिल्क है, नंबर 2 क्या है? बुल है। बुल वाला चैप्टर ही हम लोग कर रहे हैं, तो मैम ऊन हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर करते हैं आप। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल तंतु होता है या है? नेचुरल फाइबर जितने भी होते हैं उन सब में सबसे कमजोर जो फाइबर है वो क्या होता है, और सबसे स्ट्रांग क्या होता है? तो स्ट्रांग तो लीलेन होता है। क्या होगा? लीलेन होगा। लेकिन सबसे निर्बल आपका वुल हो जाएगा। क्या होगा? वुल हो जाएगा। 12 का आंसर कर दे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आप लोग बताते रहे, आंसर करते रहे, फटाफट आंसर कर दे, ताकि हम लोग इस जितने भी पेज बचे हुए, अभी ज्यादा पेज है, कम नहीं है। ठीक है, ये मान के चलो 1 घंटा 15-20 मिनट 25 मिनट तक जाएगा। ऊन का रेशा ताप के प्रति क्या होते हैं? ताप के प्रति क्या होंगे? तो आप कहोगे मैम ऊन के रेशे जो हैं ताप के प्रति कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, 13 का आंसर कर दे। 13 का अब यहां से ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर दिख जाएगा। 13 का आंसर आप कर दें कि ऊनी तंतु की चमक उसके शल्क के किस पर निर्भर करती है? बता दे। उसके शल्क के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी? आकार एंड प्रकृति पे निर्भर करती है। 14 का आंसर करते। ऊनी तंतु की लोचमयता यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके किस पर निर्भर करती है? आप ये बता दो। ऊनी तंतु आप जानते हो, चाहे जैसे भी तोड़ के मरोड़ कर रख दो और फिर पहन लो, फिर आपके शरीर में वैसे सेट हो जाता है। तो ये जो लोचमयता है उसकी किस पर निर्भर करती है? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम उसके शल्कों पर निर्भर करती है। किस पे? शल्कों पर निर्भर करती है। ठीक है, या निर्भर होती है। ठीक, 15 का आंसर कर दे। ऊन का तंतु डैश 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 के समान होता है। उसके सिरे नुकीले होते हैं। किसके समान होगा? ऊन के तंतु जो है किसके समान होगा, और उसके सिरे जो होंगे नुकीले होते हैं? तो आप कहोगे छड़ के समान होता है। किसके समान होता है? छड़ के समान होता है। 15 क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक था। ट्रू एंड फॉल्स इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स नहीं है ना, नहीं था। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का शुरू हो जाता है शिल्प। अब हम लोग शिल्प को देख लेते हैं। किसको देख लेंगे? हम लोग शिल्प को देख लेते हैं। ठीक है, आंसर करें। शिल्प चैप्टर अब शुरू है। शिल्प का जन्मदाता देश है। आप आंसर करें कि शिल्प का जन्मदाता देश कौन है? ऑप्शन ए चाइना है, ऑप्शन बी इंग्लैंड है, ऑप्शन सी भारत है, ऑप्शन डी सॉरी जापान और इंग्लैंड, डी वाला। ठीक, आंसर कर दे आप। क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि मैं इसका आंसर चीन हो जाएगा। इसको मैं फास्ट करा दे रही हूँ। ठीक है, सेकंड का आंसर कर दे। फिलिंग द ब्लैंक वाले में आप लोग को टाइम देंगे, बाकी फटाफट निकलते चल रहा है। ठीक है, रेशा जिसे वस्त्रों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए कपास है, ऑप्शन बी रेशम है, ऑप्शन सी रेयान है, ऑप्शन डी नायलॉन है। यहाँ हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि मैम वस्त्रों का राजा तो कॉटन को कहते हैं, लेकिन आप बोल रही हैं कि वस्त्रों का राजा रेशम है। तो ये किसका बुक है? ये शायद मंजू पाटनी का और पता नहीं कौन एक है उनका बुक है। उनमें ये दिया गया है कि वस्त्रों का राजा रेशम होता है। ठीक है, आपके बुक में रेशम को दिया गया है। ठीक, लेकिन कहीं कहीं अक्सर आप लोगों पढ़ने में आता होगा कि वस्त्रों का राजा कपास है और वस्त्रों की रानी सिल्क है। ठीक है, आप लोग ये चीजें क्लियर करके रखिएगा। ऑप्शन हिसाब से आंसर दिया जा रहा है आपके बुक में। यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ, देख लो यहाँ पे क्या है, शिल्क का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते। अनुमान कीजिए कि 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने हेतु
कितने कोकून चाहिए, ऐसे भी प्रश्न आएंगे। डी वाला ऑप्शन ही आप लोगों का गायब है। आप आंसर कर दे, इसका क्या होगा। 3000 कोकून, 30 से 35 कोकून, 30 से 50 कोकून, 10,000 कोकून। तो कितने कोकून की आवश्यकता होगी, तो आप बताओगे मैम कि 3000 कोकून की आवश्यकता होगी। कितना, साड़ी बनाने में, 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने में, ना कि साड़ी बनाने में। ठीक है, 4 का आंसर कर दे आप लोग। भिन्न भिन्न कोकून से प्राप्त कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कता हुआ रेशम यानी स्पॉन सिल्क। ऑप्शन बी लपेटा हुआ रेशम यानी स्पॉन रील्ड सिल्क। दो ही ऑप्शन है, आप बता दो इसमें दोनों में क्या आंसर होगा। आप आंसर दे रहे हैं मैम कि विभिन्न भिन्न भिन्न कोकून से प्राप्त कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया सिल्क लपेटा हुआ सिल्क कहलाता है। क्या कहलाएगा, लपेटा हुआ सिल्क। आप लोग आंसर देख लो, फिर 5 का आंसर कर दे आप लोग। सॉरी, थ्रोइंग प्रक्रिया है। ऑप्शन ए लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई प्रक्रिया, गोंद हटाने की प्रक्रिया यानी डिगमिंग प्रोसेस, फिलामेंट जोड़ने की प्रक्रिया। आंसर बता दो तीनों में से क्या होगा। आप आंसर दे रहे होंगे कि मैं इन तीनों में से आंसर हो जाएगा लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रोइंग आउट कहलाती है। ड्राइंग आउट की थ्रोइंग आउट क्या होता है, थ्रोइंग कहलाती है। ठीक, 6 का आंसर करते। रेशम तंतु की लंबाई है। ऑप्शन ए सर्वाधिक, ऑप्शन बी सबसे कम, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। कुछ तो कहना पड़ेगा, ये तो आप कह के नहीं जा सकते हो कि मैम हम कुछ नहीं कह सकते। आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो आप कहोगे मैम सर्वाधिक लंबा होता है। हम लोग ए को सही कर देंगे, तो ए वाला ही सही है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग। शहतूत के कीड़े की प्रजाति का नाम है, क्या नाम है। ऑप्शन ए बॉम्बेक्स पोटी, ऑप्शन बी एथरा परनी, ऑप्शन सी सिरेसिल, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप लोगों को 2 ऑप्शन में से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैम बॉम्बेक्स मूरी का नाम तो सुने थे लेकिन बॉम्बेक्स पोटी का नाम नहीं सुने। लेकिन आप लोगों को आंसर लग रहा होगा कि मैम एथरा परनी होगा। शहतूत के कीड़े की जो प्रजाति होती है उसका नाम क्या है, एथरा परनी। क्या है, एथरा परनी। 8 का आंसर कर दे। जब हम पढ़ रहे थे नया नया क्वेश्चन मेरे सामने आया था, हमने सोचा ये एथरा परनी कैसा नाम होगा। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी ही हम पढ़े थे। दूसरा ये क्या है, तो दोनों कीड़े से ही रेशम के कीड़े होते हैं, दोनों नाम है उनका। एक तो बॉम्बेक्स मोरी है और दूसरा एथरा परनी है। आप लोग बॉम्बेक्स मोरी का नाम तो प्रचलित है तो सारे लोग सुने हो, एथरा परनी का नाम बहुत कम लोग सुने हैं। आप लोगों में से कौन कौन सुना, हाथ खड़ा कर दे कि इससे पहले कौन कौन नाम सुना था एथरा परनी का। 8 का आंसर कर दे। रेशम का कीड़ा पलता है। ऑप्शन ए शहतूत की पत्तियों पर, ऑप्शन बी नीम की पत्तियों पे, ऑप्शन सी घरों में, ऑप्शन डी प्रयोगशाला में। शहतूत कितने लोग देखे और कितने लोग खाए, जितने लोग खाए हाथ खड़ा कर दे, जितने लोग देखे हैं वो भी हाथ खड़ा कर दे कि मैं हम देखे हैं शहतूत की पत्ती ऐसे होती है और शहतूत का फल कैसा होता है, इस तरीके से ऐसे 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 लगा होता है। अभी आपको मैं बना करके दिखा दूंगी। ऐसे कुछ ऐसे ऐसे क्या होता है, शहतूत का फल होता है, रेड रेड होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। आप देख लो कितना बढ़िया मैंने शहतूत बना दिया। क्यों, आप लोगों को लग रहा है ना ऐसे ही होता है शहतूत। ठीक है, रेड होगा, महरूम होगा। ठीक है, एकदम जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो एकदम क्या होता है, महरूम हो जाता है। रेड होता है, खट्टा मीठा लगता है, ऐसे होता है। क्या है ये शहतूत है। इसी की पत्तियां खा करके कीड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऐसे शहतूत पर ऐसे ही होता है शहतूत। ठीक है, 8 का आंसर करते देख लो, शहतूत होगा, यहाँ एथरा परनी आंसर है। 9 का आंसर कर दे आप लोग, क्रम लगाना है। ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा। आप लोग बता दो क्या है। अंडे से कीड़ा बनने तक की 4 अवस्थाओं का उचित क्रम दिया गया है। ऑप्शन ए अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, ऑप्शन बी अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, ऑप्शन सी प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, ऑप्शन डी प्यूपा अंडा लार्वा कीड़ा। अब आप बता दो इसमें से सही क्या होगा। आप कहोगे मैम सबसे पहले अंडा आएगा। क्या आएगा, अंडा आएगा।
तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गया। अब बता दो, अंडा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद दैनमोथ होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। लार्वा को और क्या कहते हैं, नहीं, प्यूपा को कोसा कहते हैं, और लार्वा को भिंडक, नहीं भिंडक शायद कीड़े को कहते हैं क्या। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। ये तो सबको याद होता है। 10 का आंसर कर दे। कीड़े को किस अवस्था में मारकर तंतु प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए कोकून, ऑप्शन बी प्यूपा, ऑप्शन सी लार्वा, ऑप्शन डी अंडा। 10 का आंसर कर दे आप लोग, क्या हो जाएगा? 10 का आंसर कर दे तो 10 का आंसर हो जाएगा कोकून। कीड़े को किस अवस्था में मारकर तंतु प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आंसर हो गया कोकून। क्या होगा? कोकून। 11 का आंसर कर दे। ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए टसर रेशम, ऑप्शन बी अरंडी रेशम, ऑप्शन सी मूंगा रेशम, ऑप्शन डी उत्पादित रेशम। आप आंसर करते, क्या होगा 11 का? 11 का आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर दे रहे होंगे कि मैम 11 का आंसर हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, कि मैम टसर रेशम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टसर रेशम हो जाएगा। ठीक, अब फिलिंग द ब्लैंक है। अब यहां मैं आपको टाइम थोड़ा सा दूंगी, ठीक है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक में सोचने के लिए रह जा रहा है। मुझे भी लग रहा है कि यहाँ बच्चों को टाइम देना चाहिए। आप आंसर करें कि रेशम के कीड़े की प्रजाति का नाम है जो शहतूत की पत्तियों पर पलता है। अभी आप लोगों ने नाम सुना, तो आप कहोगे मैम जो शहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है उसको हम बॉम्बेक्स मूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्बेक्स मूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉम्बेक्स मूरी कहते हैं। रेशम का तंतु लंबा होता है। कितना लंबा होगा? आप लोग वहां पढ़े हो तो वहां पे था कि सर्वाधिक लंबा होगा। क्या होगा? सर्वाधिक लंबा होगा। ठीक, रेशम एक कैसा तंतु है? आप लोग बता दो। रेशम एक कैसा फाइबर है? आप बता रहे होंगे। दो आंसर यहाँ पे निकल सकता है कि मैम एक तो एनिमल फाइबर होगा, यानी जानतव रेशा होगा। क्या होगा? जानतव रेशा होगा। और दूसरा आंसर हो सकता है कि मैम प्रोटीन तंतु है। क्यों? am I right? दो ऑप्शन भरे जा सकते हैं कि नहीं? तो दो आंसर भरे जा सकते हैं, लेकिन आपके इस बुक में क्या माना गया है, मतलब जंतु वाले चीज को फील किया गया है। लेकिन अगर आप फील करना चाहो तो प्रोटीन फाइबर भी हो सकता है। क्यों? मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? 4 का आंसर कर दे। सभी प्राकृतिक तंतुओं में सबसे अधिक लंबा तंतु है। सबसे अधिक लंबा तंतु किसका होता है? तो आप कहोगे हम लोग शिल्क का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो शिल्क ही होगा। आप लोग यहाँ देख लो, बॉम्बेक्स मूरी, सर्वाधिक, जानतो और शिल्क। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, चैप्टर 18 शुरू हो गया, रेयान। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कृत्रिम फाइबर के बारे में सब पढ़ेंगे। रेयान को कहा जाता है, ऑप्शन ए कृत्रिम रेशा, ऑप्शन बी जादुई रेशा, ऑप्शन सी वस्त्रों का राजा, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? आप आंसर कर रहे होंगे कि मैम रेयान को हम लोग कहते हैं कृत्रिम रेशा। क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा। जादुई रेशा किसको कहते हैं? तो नायलॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज निर्मित तंतु है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बुल, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी लिनेन। तो किसको कहेंगे सेलुलोज निर्मित तंतु? तो आप आंसर दे रहे होंगे कि रेयान को सेलुलोज निर्मित तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज निर्मित तंतु कहते हैं। रेयान का पिता यानी फादर ऑफ रेयान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, ऑप्शन बी जॉर्ज एड मर्श, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रियूमोर। आप आंसर दे दें कि फादर ऑफ रेयान कौन है। तो फादर ऑफ रेयान कौन कहे जाते हैं? आप आंसर दे दें कि फादर ऑफ रेयान काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। कौन है? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। जितना बड़ा तो रेयान नहीं है, उतने बड़े इनके पिता का नाम है। 4 का आंसर कर दे। फ्लैक्स पौधे के तने से
तंतु पृथक करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे फ्लेक्स कहाँ से आ गया, चैप्टर तो रेयान चल रहा है, खैर कोई नहीं, हम लोग को क्वेश्चन करना है। ऑप्शन ए कताई, ऑप्शन बी अलग करना यानी रिपलिंग, ऑप्शन सी गलाना यानी रेटिंग, ऑप्शन डी तोड़ना यानी ब्रेकिंग। गलाना किस किस प्रोसेस से होता है, तो 3 प्रोसेस से होता है। एक ओस द्वारा होता है गलाना, ओस यानी कोहरे द्वारा, एक पानी द्वारा होता है, और एक केमिकल द्वारा यानी रसायन द्वारा होता है। ये चीजें भी आपको याद रखना है। तो आप इसका आंसर कर दे, फ्लेक्स वाला क्या हो जाएगा। आप आंसर कर रहे हो मैम कि पृथक करना गलाना यानी रेटिंग हो जाएगा। क्या होगा, रेटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। क्यों ये पेज सेम सेम हो गया है क्या, एक सेकेंड। हाँ ठीक, चलो कोई बात नहीं, 2 बार पेज हो गया था। यहाँ आप बता दो, कुपरामोनियम रेयान का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1877, 1877, ऑप्शन डी सी 1875, ऑप्शन डी 1888। आंसर कर दे आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा 5 का। तो आप बता रहे हो मैम 1879 इसका आंसर हो जाएगा। किसका, कुपरामोनियम रेयान के निर्माण का। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा सा समय दूंगी। आप बता दो, रेयान के बारे में सर्वप्रथम खोज अंग्रेजी विशेषज्ञ ने की थी। कौन खोजा था, किसने खोज की थी। रेयान के बारे में सर्वप्रथम किस अंग्रेजी विशेषज्ञ ने की थी। आपकी बुक में रॉबर्ट हुक दे रहा है, क्यों, रॉबर्ट हुक से कुछ लेना देना है क्या रेयान का। यहाँ पे ये चीजें गलत होगा, आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो यहाँ पे फिल किया गया है, यहाँ पे देख लो रॉबर्ट हुक दे रहा है, जो कि रॉबर्ट हुक क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसे मैं तो नहीं कहूंगी कि सही है, आप लोगों के हिसाब से क्या होगा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। पहले वाले को हमको लग रहा है कि रेयान के बारे में सर्वप्रथम वही जो इसके फादर हैं चार्टोनेट, हिलेरी डी काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, वही भरा जाना चाहिए, बाकी फिलहाल क्या है भगवान जाने। रेयान को भी कहा जाता है, तो रेयान को क्या कहा जाता है ये तो आप लोग भर लोगे। आप कह रहे हो मैम रेयान को कृत्रिम शिल्प कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयान का सर्वप्रथम उत्पादन डैश 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 प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, आप आंसर कर दे 3 का। आप आंसर दे रहे हो मैम नाइट्रोसेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, कुपरामोनियम प्रक्रिया द्वारा किस रेयान का निर्माण हुआ। आप बता, सॉरी मैंने तो बता ही दिया, कुपरामोनियम प्रक्रिया द्वारा रेयान का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं कुपरामोनियम रेयान। कब इसका निर्माण हुआ, तो 1879 में निर्माण हुआ। ठीक है, अब फिलिंग द ब्लैंक खत्म हो गया। अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है नायलॉन का। नायलॉन का आंसर करिएगा आप लोग, नायलॉन का आंसर कर दो। जादुई रेशा किस रेशे को कहा जाता है। ऑप्शन ए शिल्क को, ऑप्शन बी बुल को, ऑप्शन सी ऑर्लॉन को, ऑप्शन डी नायलॉन को। तो आप कह रहे हो मैम जादुई रेशा यानी मैजिक फाइबर हम नायलॉन को ही कहते हैं। नायलॉन की खोज कब हुई थी, तो 20वीं शताब्दी में हुई थी। ऊपर आप लोगों ने रेयान के बारे में पढ़ा। रेयान को बता दो कि रेयान किस सदी का चमत्कार है। आप आंसर बता दो, ट्रिक मैं बताऊंगी याद करने का। आप बता रहे हो कि मैम 19वीं सदी का चमत्कार हम रेयान को कहते हैं। अब आप ट्रिक सुन लो, नायलॉन लिखने में कितने शब्द हैं, तो कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे मैम 4 अक्षर से मिलकर के एक शब्द का निर्माण हुआ है, तो 4 यानी 20 हो गया। ठीक है, और 4 और यहाँ पे 19वीं है, तो 19वीं में रेयान कितना है, तो रेयान 3 लिखा हुआ है। तो रेयान छोटा है कि नायलॉन, तो आप कहोगे मैम रेयान छोटा है। तो 19 छोटा है कि 20, तो आप कहोगे मैम 19 छोटा है। तो छोटे को छोटे के साथ मैच करा दीजिएगा, बड़े को बड़े के साथ आंसर निकल आएगा। ऐसे ही मैं याद कर रही हूँ, जब तक ट्रिक नहीं मैंने फॉलो किया था मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी कि 20वीं सदी का चमत्कार कौन सा है, 19वीं सदी का चमत्कार कौन सा है।
लेकिन जब से मैंने ट्रिक बना लिया तो ये चीजें मेरे याद हो गई है, और आप लोगों को भी ऐसे याद करना है तो ये मेरा ट्रिक फॉलो कर सकते हो। जो चीजें ना याद हो, हमारा दिमाग क्या होता है, बेवकूफ होता है। उसे कोई भी टेढ़ा सीधे सीधे रास्ते पे कभी नहीं चलना पसंद करता है। उसे थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट घुमा दो तो वो एकदम आराम से चलता रहता है। वही हाल हमारे माइंड का होता है। जब उसको थोड़ा बहुत बेवकूफ बना दो, इधर उधर ट्रिक पकड़ा दो, तो वो चीजें अच्छे से उसे याद रहती है। ठीक है। नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए भौतिक विधि, ऑप्शन बी यांत्रिक विधि, ऑप्शन सी केमिकल विधि, ऑप्शन सी देसी विधि। जरा सा मेरी तबीयत हल्का सा सही हुआ है। मेरा फ्लो देख रहा आप लोग कितना तेज मैं बोलने लगी हूँ, लेकिन ये मेरे सेहत के लिए नुकसानदायक ही होगा, इसलिए आराम आराम से स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। तो आप आंसर दे रहे हो मैम कि नायलॉन के वस्त्र की जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है, यानी केमिकल विधि है। ठीक है। थ्री का आंसर कर दो। नायलॉन की खोज में सहयोग किस वैज्ञानिक ने दिया? अब आप आंसर कर दो। पीडल ने दिया, डॉक्टर बैलेस एच कैरोथिस ने दिया, वेबर क्रॉस ने दिया, डेस्पेसीज ने दिया। इन सबका नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहो तो सबका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वेबर का नाम किससे जुड़ा है, कैरोथर्स का नाम किससे जुड़ा है, डेस्पेसीज का नाम किससे जुड़ा हुआ है। आप आंसर कर दिए कि मैम नायलॉन की खोज में जो हेल्प किया सॉरी देखो खांसी होने लगी। जो आप कह रहे हो मैम डॉक्टर बैलेस एच कैरोथिस या कैरोथॉर्स ने ही नायलॉन की खोज में हेल्प किया था। ठीक है। फोर का आंसर कर दे। नायलॉन के धागे का सर्वाधिक रूप से निर्माण किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1959 58, ऑप्शन डी 1960। आंसर कर दे आप लोग, फोर का क्या हो जाएगा? तो फोर का आप आंसर दे रहे हो मैम, ये हो जाएगा यानी 1938। क्या 1938? ठीक है। फाइव का आंसर कर दें आप लोग। नायलॉन के तंतुओं का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए स्वनिर्मित रेशम, ऑप्शन बी एक रेशीय धागे, ऑप्शन सी बहुरेशीय धागे, रेखी धागे, ऑप्शन सी स्पॉन धागे। फाइव का आंसर करते आप, क्या हो जाएगा? इनमें से टाइप ऑफ रेयान क्या नहीं है? नायलॉन के तंतुओं के प्रकार नहीं है तो क्या नहीं है? तो आप कहोगे मैम इसमें से स्वनिर्मित रेशम नहीं है। क्या नहीं है? स्वनिर्मित रेशम नहीं है। नायलॉन का आविष्कार हुआ कब हुआ? सिक्स का आंसर करें। 1946, 1928, 1999, 1949। सिक्स का आंसर क्या होगा? आप बता रहे हो कि मैम सिक्स का आंसर हो जाएगा बी 1928। क्या होगा? 1928। ठीक। फिलिंग द ब्लैंक, इसके लिए आप लोग को समय मैं दूंगी। नायलॉन एक सुनम्य रेशा है, डैश डैश डैश, बीच में क्या फिल होगा कि नायलॉन एक सुनम्य रेशा है? आप आंसर कर दें कि नायलॉन एक सुनम्य रेशा है। आप आंसर करें। आप बता रहे हो कि मैम नायलॉन एक ताप सुनम्य रेशा है। क्या? ताप सुनम्य रेशा है। सेकंड का आंसर कर दे। नायलॉन के तंतु में पानी की क्षमता का अभाव होता है। इसको आप फिल करें, क्या होगा? नायलॉन के तंतु में पानी की क्षमता का अभाव होता है। क्या बीच में फिल होगा? तो पानी सोखने की, क्या एब्जॉर्बेशन की, यानी सोखने की क्षमता का अभाव होगा। ठीक है। नायलॉन एक डैश 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 रेशा है। नायलॉन एक रेशा है। बता दो कैसा रेशा है? तो आप बता रहे हो कि नायलॉन एक मैजिक फाइबर है, यानी जादुई रेशा है। क्या है? जादुई रेशा है। फोर में फिल करें आप लोग। नायलॉन के वस्त्र रासायनिक विधि से किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आप बता दे फोर में क्या फिल होगा कि नायलॉन के वस्त्र रासायनिक विधि से क्या किए जाते हैं? संश्लेषित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? संश्लेषित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? संश्लेषित किए जाते हैं। फाइव का बता दे क्या होगा? फाइव का नायलॉन का रासायनिक निर्माण, रासायनिक नाम है
निर्माण कह रहा है। आप बता दें क्या आंसर हो जाएगा कि नायलॉन का रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम क्या है। आप आंसर दे रहे हो कि मैम नायलॉन का केमिकल नेम पॉलीमाइड होगा। क्या होगा? पॉलीएमाइड होगा। क्या होगा? पॉलीअमाइड होगा। ठीक है, अमाइड या पॉलीमाइड लिखा जाता है। ठीक है, क्या होगा? पॉलीमाइड होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ दूसरे पेज पे। पेज क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है। चलो इसको तो आप देख ही लोगे। चलो खैर कोई बात नहीं है। वर्तमान समय का सबसे अधिक लोचमय तंतु है तो क्या है? नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 23, परिसज्जा यानी फिनिशेस। आप बता दें क्या क्या है प्रश्न, आंसर करें। आप आंसर करें परिसज्जा में क्या है। निम्न में से परिसज्जा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए वस्त्रों में विभिन्नता लाना, ऑप्शन बी वस्त्रों में बनावटीपन लाना, ऑप्शन सी वस्त्रों की आकर्षण तथा सुंदरता में वृद्धि करना, ऑप्शन डी वस्त्रों की कोमलता बढ़ाना। आप आंसर कर दे पहले का क्या होगा। आप आंसर कर दे कि पहले का वस्त्रों की कोमलता बढ़ाना, इसका क्या होगा? उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न में से यांत्रिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए कपड़ों की कुटाई करना, ऑप्शन बी ब्रुश करना तथा रुएं काटना, ऑप्शन सी ब्लीचिंग करना, ऑप्शन डी कैलेंडरिंग। आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे भी ट्रिक दूंगी कि कैसे आप समझोगे कि कौन सी परिसज्जा रासायनिक है और कौन सी परिसज्जा केमिकल। ठीक है, तो यांत्रिक परिसज्जा यानी जहां कहीं यंत्र का प्रयोग होगा, जहां हम मशीन का प्रयोग करेंगे वहां पे क्या होगा कि यांत्रिक परिसज्जा होगा। एक बार भारती जी ट्रिक बताई थी, उनका ट्रिक भी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैम जो भी सूखी चीजें होंगी वो यांत्रिक होगा, आज जो गीली परिसज्जा होती है वो क्या होगा? केमिकल होगा। दोनों में से जो भी ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही मैं कहती हूँ हमेशा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने ट्रिक को शेयर किया करो ताकि जो बच्चों को अच्छा लगे, हर किसी का फायदा हो। ऐसे ये नहीं कि हम किसी को बता दिए तो कंपटीशन टफ हो गया। कंपटीशन टफ नहीं होता है, हमें एक दूसरे से क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर मान लो मैं पढ़ा ले रही हूँ, इतने अच्छे से मैं पढ़ा ले रही हूँ, आप लोग मेरी बातें समझ जा रहे हो, मुझसे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो क्या है, इससे ज्ञान बढ़ रहा है ना। ऐसे मेरा ट्रिक मेरे ही पास रखे रखे डंप हो जाता, उसका कोई मतलब होता? कोई नहीं, वेस्टेज हो जाता, जीरो मतलब होता। ठीक है, और आज आप लोग मुझे ट्रिक बता दे रहे हो, मैं बता दे रही हूँ, इससे आपका फायदा हो जा रहा है, तो क्यों, इससे कोई भलाई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अपना ट्रिक शेयर करना चाहिए। आज के जमाने में हर कोई ट्रिक से पढ़ता है, किताबें भी आ रही हैं ट्रिक वाली। किताब देखो, किताब में भी अभी आप एक्सटेंशन एजुकेशन का बुक उठा लो, उसमें एड पॉज का ट्रिक आता है। क्यों नहीं आता? आता है कि नहीं आता है? आप लोग जरूर देखे होंगे। तो जो जहां भी यंत्र का प्रयोग होगा, मशीन का प्रयोग होगा, मशीन का प्रयोग करके हम परिसज्जा करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, वहां पे यांत्रिक होगा यानी यंत्र का प्रयोग हो रहा है। और जहां पे हम रसायन का प्रयोग करते हैं वहां पे रासायनिक प्रक्रिया होता है। अब आपको चीजें याद हो गई होंगी। जो भी ट्रिक अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ आप कहोगे ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक रासायनिक पदार्थ हो गया, तो ये क्या होगा? यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। ठीक है, अब आपको भूलेगा नहीं, ऐसे चीजें याद रहेंगी। थर्ड का आंसर कर दे क्या होगा? निम्न में से रासायनिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। अब आप सब फटाफट सही करते जाओगे। मर्सराइजिंग है, क्रैपिंग है, सिकुड़न अवरोधन है, टेंटरिंग है। आप बता दो क्या नहीं है। आपको आंसर दिख रहा होगा कि मैम टेंटरिंग तो होगा, कोई मशीन होगा जिसमें पकड़ करके हम चारों कोना खींच करके बराबर कर रहे हैं, तो ये रासायनिक ना हो करके मैम ये क्या हो जाएगा? यांत्रिक परिसज्जा में जाएगा। क्यों? यहाँ पे यंत्र लगा हुआ है, यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, ऐसे कपड़े खींच करके तान करके हम बराबर कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया? यांत्रिक हो गया, नॉट केमिकल। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको लर्न होनी चाहिए। फोर का आंसर कर दे आप। तिरपाल तथा रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। तिरपाल आप लोग जानते होंगे, कहीं भी इस समय बरसात का मौसम है, आप लोग डाला वगैरह देख रहे होंगे, जा रहा होगा, उस पर जो प्लास्टिक लगा होता है वही तिरपाल होती है ना। जो बड़े बड़े प्लास्टिक होते हैं उन्हें ही तिरपाल बोला जाता है। तो आंसर कर दो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिकुड़न अवरोधक, ऑप्शन बी
जल अवरोधक यानी वाटर प्रूफ। ऑप्शन सी अग्नि अवरोधक यानी फायर प्रूफ। ऑप्शन सी फफूंद अवरोधक यानी मोल्ड प्रूफ। आप बता दो क्या हो जाएगा। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही क्लियर आंसर है, जल अवरोधक। जैसे छाता हो गया, रेनकोट हो गया, तिरपाल हो गया, ये किसके बने होते हैं? तो आप बताओगे ये जल अवरोधक होते हैं। इनके नीचे क्या होता है? जल नहीं आ सकता है। ऊपर से ऊपर आप लोग देखते हो छतरी से पानी गिर जाता है, छतरी के नीचे पानी नहीं आता है। ठीक है, 5 का आंसर कर दे। कैलेंडरिंग परिसज्जा के पश्चात वस्त्र हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? पहले तो आप लोग ये बता दो, कैलेंडरिंग परिसज्जा केमिकल है कि रासायनिक कि यांत्रिक है? आप लोग ये आंसर कर दे, फिर इसका आंसर करिएगा कि कैलेंडरिक परिसज्जा क्या है, बहुत रासायनिक है कि यांत्रिक है। आप आंसर कर दिए कि मैम यांत्रिक है। गुड। कैलेंडरिंग प्रक्रिया क्या है? यांत्रिक है। यांत्रिक है। क्या होता है मैम? इसमें कपड़े प्रेस होते हैं, 1 मिनट में न जाने कितने 100 मीटर कपड़े क्या होते हैं, प्रेस हो जाते हैं। ठीक, आपने यह आंसर दे दिया। अब जो प्रश्न है इसका आंसर दें कि के पश्चात वस्त्र हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? ऑप्शन ए कोमल तथा चिकने हो जाएंगे, झुर्रीदार व कड़े होंगे, सिकुड़न अवरोधक होंगे, चमकदार होंगे। 5 का आंसर करते अब क्या होगा? फटाफट आप लोग कर लें, क्योंकि 3 पार्ट में मैं नहीं ले जाना चाह रही हूँ। भले ही 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन मैं कंप्लीट एक ही पार्ट में करूंगी, 2 ही पार्ट में। 3 पार्ट के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा वो नहीं है मैटर, बस इतना ही है एक बुक से। ठीक है, ये सिंगल बुक का मैंने आप लोग को सब क्वेश्चन करा दिया। आप लोग आंसर दे दो। आप आंसर दे रहे हो मैं कैलेंडरिंग परिसज्जा के पश्चात वस्त्र हो जाते हैं। क्यों? झुर्रीदार व कड़े नहीं, कैलेंडरिंग से तो कोमल व चिकने होते हैं। क्यों? इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये है, आपके बुक में बी माना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, आप देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग कैलेंडरिंग के बाद कपड़े चिकने और कोमल होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए, और आप अपना देख लेना अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑप्शन बी। ठीक है, आप अपना दोनों में से देख लेना किसका क्या है। 6 का आंसर कर दे, क्या होगा? सेल्फोराइज एक व्यापारिक चिन्ह है जिसका अर्थ है, अगर सेल्फोराइजिंग टैग लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? वस्त्र प्रतिष्ठित कंपनी का है, यानी वस्त्र ब्रांडेड कंपनी का है। ऑप्शन बी, ऐसा वस्त्र धुलने के पश्चात सिकुड़ेगा नहीं। सी क्या है? कम मूल्य वाले वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जा की जाती है। आप बता दो क्या है इसका आंसर। दे दे फिर एक मैं अपने पास से आंसर पूछूंगी आपके इसी ऑप्शन में से। 6 का आंसर आप दे रहे हो कि मैम ऐसा वस्त्र है जो टैग लगा होता है कि सिकुड़ेगा नहीं। जिस कपड़े पे सेल्फोराइज टैग लगा हो उसका मतलब होता है कि ये कपड़ा क्या है? सिकुड़ेगा नहीं। अब आप आंसर दे दो, कम मूल्य वाले वस्त्रों पर की गई परिसज्जा को एक शब्द में क्या कहेंगे? इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहेंगे? तो इसका हो जाता है, आप सुने होंगे श्रीनराइजिंग। एक श्रीनराइजिंग प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कम मूल्य के कपड़ों को परिसज्जा देकर के बढ़िया बना दिया जाता है। ठीक है, 7 का आंसर कर दे आप लोग। परिसज्जा के निर्माणक निर्णायक तत्वों में एक वस्त्रों की प्रकृति एवं दूसरा तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए वस्त्र की चमक, ऑप्शन बी वस्त्र का रंग, ऑप्शन सी धागे की किस्म तथा बुनाई, ऑप्शन सी वस्त्र का कड़ापन। 7 का आंसर कर दे आप, क्या हो जाएगा? 7 का आंसर करते हैं आप, क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा सी, धागे की किस्म तथा बुनाई। क्या होगा? धागे की किस्म तथा बुनाई। 8 का आंसर कर दे, वस्त्र पर सफेदी लाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन ए सल्फोराइज, ऑप्शन बी मर्सराइज, ऑप्शन सी ब्लीचिंग, ऑप्शन डी मोयरिंग। मोयरिंग क्या होती है? एक लहरदार नमूना होता है। ठीक है, आप बता दे 8 का क्या आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर आप बता रहे हो कि मैम ब्लीच करने से वस्त्र पर सफेदी लाने के लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, ब्लीच की क्रिया की जाती है। 9 का आंसर करते, वस्त्रों को जल निवारक बनाने के लिए वस्त्र पर कौन सी परिसज्जा करते हैं? ऑप्शन ए रबर जमा करके, ऑप्शन बी प्लास्टिक की राल जमा करके, ऑप्शन सी धातु की सतह द्वारा, ऑप्शन डी मोम की घोल द्वारा। 9 का आंसर कर दे। वस्त्रों को जल निवारक बनाने के लिए, जैसे छाता हो गया, रेनकोट हो गया, तिरपाल हो गया, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं?
तो मोम की घोल से क्या करते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े बनाते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन था इसमें। 10 का आंसर कर दे, क्या हो जाएगा? 10 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? सूती वस्त्रों पर सिल्क के सतह समान चमक लाने के लिए, यानी सिल्क के समान सतह पर चमक लाने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? किस पे? सूती वस्त्र पे हम चमक कैसे लाएंगे? सिल्क के तरह चमक हो, तो उसके लिए कौन सी परिसज्जा करेंगे, यानी कौन सी फिनिशिंग करेंगे? ऑप्शन ए क्रेपिंग करेंगे, ऑप्शन बी मर्सराइजिंग करेंगे, ऑप्शन सी मोयरिंग करेंगे, ऑप्शन डी सैनिटाइजिंग करेंगे। आप बताते क्या करेंगे? 10 का आंसर आप दे रहे हो कि मैम 10 का आंसर हो जाएगा, आप बता दें क्या होगा? तो आप कहोगे मैम सैनिटाइजिंग प्रक्रिया कॉटन पे होती है। किस लिए होती है? कपड़े में चमक लाने के लिए होती है। फिलिंग द ब्लैंक के लिए आप लोगों को मैं टाइम दूंगी। 4 ही क्वेश्चन है, चलो पहले ही भरना है सब में। क्या दिया है? डैश 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 एक का प्रमुख उद्देश्य वस्त्रों में विभिन्नता लाना है। किस प्रक्रिया से? तो आप कहोगे परिसज्जा का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें क्या भरा जाएगा? परिसज्जा का प्रमुख उद्देश्य वस्त्रों में विभिन्नता लाना है, यानी परिसज्जा करके फिनिशिंग करके हम टेक्सटाइल में क्या करेंगे? वैरायटियां लाएंगे विभिन्न प्रकार की। ठीक है, सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? विधि द्वारा सूती वस्त्रों में अतिरिक्त चमक उत्पन्न की जाती है, यानी किस प्रोसेस द्वारा? कॉटन कपड़े में हम चमक लाएंगे। अभी आपके ऊपर ही। अच्छा 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 अच्छा, चलिए आप आंसर दीजिए क्या होगा। इसी प्रश्न में मैंने आप लोगों से पूछ लिया था। आप कहोगे श्रीनराइजिंग जो प्रक्रिया होगा, कौन सी प्रक्रिया? मैंने आप लोगों से ऊपर बताया था कि श्री नाराइजिंग जो प्रक्रिया होता है, नाराइजिंग, उससे क्या होता है? सूती कपड़ों में अतिरिक्त चमक लाते हैं। ठीक है, थर्ड का आप आंसर बता दे। ओहो, थर्ड का आंसर मैं भूल जाती हूँ ना कि आंसर नीचे छुपा रखे हूँ। 3 का आंसर बता दे। परिसज्जा द्वारा वस्त्रों पर डिजाइनों को उभारा जाता है। किस परिसज्जा द्वारा? किस परिसज्जा द्वारा हम वस्त्रों पर डिजाइन को उभारेंगे? तो आप कहोगे एम्बोजिंग जो प्रक्रिया होती है। एक दिन में जितने भी ये है ना, श्रीनराइजिंग, एम्बोजिंग, मोयरिंग, क्रेपिंग, मर्सराइजिंग, सेंपोराइजिंग, एक दिन मैं सब टर्मिनोलॉजी ले आऊंगी, आप लोगों को केवल टर्मिनोलॉजी ही करा दूंगी। ठीक है, 5 बजे वाले क्लास में ला दूंगी, क्योंकि वो छोटा क्लास होगा। कभी किसी दिन ला दूंगी, अभी नहीं, तुरंत वादा नहीं करूंगी। आप बता दो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन खूब बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं एक दिन कलेक्ट करती हूँ, फिर करा देती हूँ आप लोगों को। थर्ड का आंसर कर दे तो आप भर दिए मैम एम्बोजिंग होगा। क्या होगा? एम्बोजिंग होगा। ठीक है, एम्बोजिंग होगा। 4 का आंसर कर दे। किस प्रक्रिया द्वारा वस्त्र की सतह पर जल की लाइन सी बन जाती है, यानी लहरदार नमूना किससे बनता है? लहरदार मतलब पानी में ही तो लहर उठेगा, तो किस परिसज्जा द्वारा होता है? तो आप कहोगे मैम मोयरिंग द्वारा। कौन सी परिसज्जा होगी? मोयरिंग परिसज्जा द्वारा क्या होगा? पानी के सतह जैसी या लाइन जैसी क्या होता है? परिसज्जा होती। देख लो आप लोग। अब आ जाओ आप लोग डाइंग एंड प्रिंटिंग, रंगाई एवं छपाई। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। पोल तार का उप उत्पादक है। ऑप्शन ए रंजक, ऑप्शन बी वर्णक, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी हल्दी। अब इसके बाद देखूंगी मैं एक्सटेंशन एजुकेशन का लाऊंगी। ठीक है, जैसा होगा मैं आप लोग को बता दूंगी। आप बता दो, आप लोग को तो ऐसे भी मैं 12-14 घंटा पहले प्रीमियर लगा के बता देती हूँ कि आगे आप लोग जान लो कि मुझे कल किसका वीडियो मिलेगा। इस चीज का आपको मैं कंफ्यूजन ही नहीं रहने देती हूँ। आप समय अलग चीज है कि ना जान पाते हो कितने देर का वीडियो है, क्योंकि प्रीमियर में ये नहीं पता चल पाता है कि कितना लंबा वीडियो है, लेकिन ये तो जान ही जाते हो कि क्या है। तो आप आंसर दे रहे हो मैम ए, यानी रंजक हो जाएगा। पोल तार का उप उत्पादक क्या है? तो रंजक है। ऑप्शन बी रॉल। क्वेश्चन बी, अरे भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रॉल क्या है? ऑप्शन ए वर्णक है, ऑप्शन बी रंजक है, ऑप्शन सी रंग है, ऑप्शन डी तंतु है। सेकंड का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैम कि रॉल एक क्या है? वर्णक है। क्या है? वर्णक है। वाट रंजक, वाट नहीं वैट होता है। क्या होता है? वैट रंजक का उदाहरण है।
ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी पोल्ता। थ्री का आंसर कर दे, थ्री का आंसर कर दे कि वैट रंजक का एग्जाम्पल क्या है। तो आप आंसर कर रहे हो मैम इंडिगो है। क्या है? इंडिगो है। ठीक है। फोर का आंसर कर दे, संश्लिष्ट रंजकों का उपवर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अम्ली, ऑप्शन बी क्षारी, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी वैट या वाट। ठीक, आंसर कर दे क्या होगा फोर का। तो आप फोर का आंसर दे रहे हो, कह रहे हो मैम धातु हो जाएगा, इसका उपवर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी अम्ली है, क्षारी है, वॉट है या वैट है, सब है, लेकिन धातु नहीं है। ठीक है, फाइव का आंसर कर दे, छपाई का प्रकार नहीं है। नहीं है, ऑप्शन ए रोलर छपाई, ऑप्शन बी ब्लॉक छपाई, ऑप्शन सी स्क्रीन छपाई, ऑप्शन डी बास्केट छपाई। तो आप कहोगे मैम बास्केट छपाई तो नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने बास्केट बुनाई पढ़ा है, लेकिन छपाई नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर कर दे, वस्त्रों पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए छपाई, ऑप्शन बी रंजक, ऑप्शन सी ब्लॉक वर्ड, ऑप्शन डी ठप्पे। वस्त्रों पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। आप आंसर दे रहे होंगे कि मैम इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी छपाई। क्या होगा? छपाई। सेवन का आंसर कर दे आप लोग, सेवन का आंसर होगा रंग खींचने वाली छपाई में ब्लीचिंग करने के लिए प्रमुख रूप से किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोल। सात का आंसर कर दे आपको क्या होगा। तो सेवन का आंसर हो जाएगा कि जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक सल्फाइड से चूहे हुए मरते हैं ना। आंसर करिएगा तो आप लोग इसका आंसर देख लो, सारा आंसर विकल्प आप लोग जो भी मैंने बताया। ए इसका है रंजक, इसका ए है, इसका ए है, आप लोग देखते चलो। फिलिंग द ब्लैंक का आंसर करो। वस्त्र रंगते समय भी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं बता दीजिए। वस्त्र रंगते समय भी डाल देते हैं, क्या भी डाल देंगे आप बता दो। तो आप बता रहे हैं कि मैम वस्त्र रंगते समय हम नमक भी डाल देते हैं। नमक क्यों डाल देते हैं कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए तो, नमक क्यों डाल देते हैं। नमक इसलिए डाल देते हैं ताकि कलर क्या हो, पक्का हो जाए, रंग क्या हो, पक्का हो जाए, छूटे ना। अगर आप कोई भी कपड़ा रेडीमेड खरीद कर ला रहे हैं, अगर उसका कलर निकल रहा हो, ठीक है, तो आप क्या कर दो, पानी को आप बॉयल कर लीजिए, खूब खौला लीजिए पानी, और उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दे, फिटकरी के बाद थोड़ा सा नमक डाल दे, और डाल करके उसमें कपड़े को डिप करके छोड़ दे थोड़ी देर तक। फिर अगले टाइम नेक्स्ट टाइम जब आप धुलोगे, थोड़ा बहुत कलर निकल जाएगा, लेकिन 2 से 3 बार धुलने के बाद फिर कपड़ा क्या होता है, कलर पक्का हो जाता है, उसका कलर नहीं गिरता है। हम यही करते हैं, जिस कपड़े का मेरे कलर अगर गिर जाता है तो आप लोग भी अगर जानते हो तो अच्छी बात है, ना जानते हो तो जान लें। सेकंड, कुछ कुछ कपड़े तो इतने बदतमीज होते हैं, इतना कलर उनका बेकार एकदम होता है कि चाहे जितना भी कुछ भी उपाय कर लो वो एकदम कलर उड़ ही जाता है। ठीक है, और जब तक फट नहीं जाता तब तक कलर देता रहता है, देता रहता है। चलो सेकंड का आंसर कर दे आप। फिलिंग द ब्लैंक में सेकंड में क्या करेंगे, भारतवर्ष में वस्त्रों पर डैश 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 का कार्य प्राचीन काल से होता आया है। किसका कार्य? तो आप कहोगे मैम रंगाई का कार्य जो है प्राचीन काल से होता आया है। ठीक, इधर आ जाओ आप। फिर फिलिंग द ब्लैंक है, थर्ड वाला भरें क्या है, रंगने के बाद लच्छियां डैश 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 के लिए डाल देते हैं। किसके लिए डाल देंगे? इस तरीके का ऊन का अगर हम ऐसे लच्छी बना करके रखते हैं, हम इसको रंग लिए, रंगने के बाद हम इसको क्या करेंगे, तो आप कहोगे मैम इसको हम सूखने के लिए क्या करेंगे, सूखने के लिए डाल देंगे। ठीक है, फोर का आंसर करें, डैश 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 अवस्था में रंग आसानी से चढ़ जाता है, बता दो। आप आंसर बता दें। तो आप आंसर बता रहे हो मैम तंतु अवस्था में। किस अवस्था में? तंतु अवस्था में रंग आसानी से चढ़ जाता है। फाइव का आंसर बता दे क्या होगा। रंगाई विधि का प्रयोग सर्वाधिक
जयपुर में किया जाता है। कौन सी छपाई का? आपको आंसर तो आ रहा होगा कि जयपुर दे दिया है, हो सकता है इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो। अगर यहाँ राजस्थान दे दे तो आप आंसर निकाल लोगे कि मैम राजस्थान अगर आप दे दिए तो हम आंख बंद करके बता देंगे कि बंधेज कढ़ाई होगी या रंगाई होगी। ठीक है, बंधेज क्या हो गया? इतना बड़ा कपड़ा हो गया, इसमें यहाँ पे गीठा लगा देते, चना डाल करके, पत्थर डाल करके, मटर डाल करके, या क्या करते, पकड़ करके कपड़े में गीठा लगा देते हैं और लगा करके फिर कपड़े को क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। तो जहां जहां गीठा लगा होता है, ऐसे जो बंधा होता है, खोलो तो ऐसे 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 सिकुड़ा 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 क्या होता है, ऐसे ऐसे कलर लगा होता है। बीच में इस यहाँ साइड में नहीं लगा होता है, बीच बीच में लग जाता है, यही क्या होता है, बंधेज होता है। ये जयपुर क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, 6 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा 6 का? ब्लॉक छपाई विधि की जानकारी भारतीयों तथा चीनियों को लगभग किस वर्ष में हुआ था? आप बता दे। ब्लॉक छपाई विधि के बारे में इंडिया और चाइना वाले कब जाने थे? तो आप कहोगे मैम लगभग 2000 में जाने थे। यानी अभी कितना साल हुआ? अभी 25-26 साल हुआ ब्लॉक छपाई के बारे में जानकारी हुआ। तो सही है, आपकी किताब में ये दे रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ। डैश 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 ईस्वी में हमारे देश में रोलर से छपाई का कार्य आरंभ हुआ था। यानी इसके पूछने का मतलब ये है कि रोलर से छपाई कब शुरू हुआ था? तो आप बता दो कि मैम 1785 में। कब? 1785 में रोलर से छपाई का आरंभ हुआ था। ठीक है, 8 का आंसर कर दे। बंधेज छपाई की विधि डैश 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 द्वारा छपाई की जाती है। बंधेज छपाई की विधि आप बता दो। प्रतिरोध द्वारा छपाई की जाती है। किसके द्वारा? प्रतिरोध द्वारा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ देख लो आप लोग। ठीक है, अब वस्त्रों की देख रेख तथा उनका संरक्षण। अब यही आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया, ये 2 पार्ट में टेक्सटाइल मैंने क्या कर दिया, आप लोगों का कंप्लीट करा दिया। लेकिन मैंने कभी भी आप लोगों ने देखा मेरे थंबनेल पे ये नहीं लिखा था कि संपूर्ण टेक्सटाइल, क्योंकि संपूर्ण टेक्सटाइल इतना ही नहीं होता है। संपूर्ण टेक्सटाइल अगर आप लोगों को मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटे का मैराथन लगाऊं तो कम से कम 5 से 6 मैराथन में आप लोगों का कंप्लीट टेक्सटाइल होगा। आप लोग भी पढ़ते हो, आज के जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना इतना इजी काम नहीं है। तो मैं चाहूं कि आपको 2 वीडियो दे करके मैं आपको थंबनेल में लिख दूं संपूर्ण टेक्सटाइल, तो ये मेरी बेवकूफी होगी, ना कि आप लोगों को मैं मूर्ख बना रही हूँ। ठीक है, इतना तो समझदार आप लोग हो ही। आंसर कर दो। कहा जाता है स्टिच इन टाइम सेव 9। इसका अर्थ है क्या है? स्टिच इन टाइम सेव 9, इसका अर्थ क्या है? वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई की जाए, वस्त्र फिटिंग के अनुरूप हो, वस्त्रों की उचित देख रेख संरक्षण वस्त्र की उम्र बढ़ा देते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। आप कहोगे मैम इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा वस्त्रों की उचित देख रेख संरक्षण वस्त्र की उम्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप आ जाओ, सेकंड का आंसर कर दे। वस्त्रों के टिकाऊपन व कार्यक्षमता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए धुलाई, ऑप्शन बी इस्त्री करना, ऑप्शन सी देखभाल व संरक्षण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप आंसर दे पा रहे होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी देखभाल व संरक्षण। अगर हो जाता इसमें से कोई नहीं की जगह सभी, तो सभी भी हो जाता। 3 का आंसर करते आप लोग, क्या होगा? वस्त्रों को हानिकारक कीटाणुओं से सुरक्षित रखने हेतु संरक्षण करते समय घरेलू उपचार है। क्या है? ऑप्शन ए वस्त्रों को अखबारी कागज में लपेट कर रखा जाए। ये अखबार वाले कागज में जानते हो जिस स्याही से अखबार लिखा जाता है उससे कीड़े कपड़े में लगते नहीं है। अगर आपके पास महंगे महंगे कोट वगैरह हो, आपको रखना, आप देखते हैं कपड़ा आप लॉन्ड्री में देते हैं धुलने, तो वहां से लॉन्ड्री वाला आपके कपड़े को, लहंगा हो साड़ियां हो, क्या करता है, पेपर में अखबार में लपेट करके देता है। अखबार में इसीलिए लपेटा जाता है जिस स्याही से अखबार लिखा जाता है वो क्या होता है, मूत्र, जिस उसको क्या करते, कीड़े जो होते हैं उसको सूंघ करके हट जाते हैं, वो खाते नहीं है, लगते नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी जैसे ठंडी का कपड़ा, अभी गर्मी का कपड़ा होगा,
निकाल करके आप रखोगे, ठंडी का कपड़ा निकालोगे तो क्या है, उसको पेपर में लपेट करके रख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही ठंडी के कपड़े को पेपर में फोल्ड करके रखने से क्या होता है, उसमें नीम की पत्तियां कुछ डाल दें, ये सब लौंग डाल दें, ये सब करने से क्या होता है ना, कपड़े में स्मेल नहीं आती ना, कीड़े लगते हैं। आप जैसे क्या, अभी ठंडी का कपड़ा निकालोगे खूब स्मेल देगा, उसमें लौंग थोड़ा सा डाल दो, पुनैन की गोली तो बहुत ज्यादा स्मेल देता है, एकदम तबीयत खराब हो जाती है, मेरी तो खास करके हो जाती, ठीक है। तो हमारे घर में पुनैन की गोली का इस्तेमाल नहीं होता है, फिनाइल की गोली का इस्तेमाल ना होकर के नीम की पत्तियां हो गई, ये अखबार वाला पेपर हो गया और लौंग हो गया, ये सारी चीजें मम्मी हमारी डाल करके कपड़ा स्टोर करती हैं, ठीक है। ताकि इससे क्या हो, कपड़े निकालने पे स्मेल भी ना दे। तो आप लोग भी चाहे तो ये सारे चीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों के मेरे लेक्चर देने से पता चल गया होगा कि मैम वस्त्रों को अखबारी कागज में लपेट कर रखा जाता है, ठीक है। 9th के बुक में बहुत अच्छे से दिया कैसे कपड़ा स्टोर करके रखते हैं। इधर आ जाओ, 4 का आंसर कर दे। घरेलू कीटनाशक दवा है, क्या है? ऑप्शन ए नीम की पत्तियां, ऑप्शन बी साधारण नमक, ऑप्शन सी धुलाई, ऑप्शन डी इस्त्री करना। आपके मैंने सारा लेक्चर में पूरा आंसर ही बता दिया। आप कहोगे मैम हम लोग इसको भी जान गए कि नीम की पत्तियों के तरफ आपका इशारा है। फिलहाल आप लोगों का, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप लोग ये भी अब देख लो, यहाँ पे ये सिलेबस है। जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों, टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पे मैंने ये जो पीडीएफ आपको मैंने पेज दिखाया, ये देख लो कौन कौन से सारे हैं। पुफ है, ये लेगो लेगो मटन है, ठीक है। ये कौन कौन से बिशप लेग, इसको क्या कहेंगे, आस्तीन है। ये कप है, ये प्लेन है, ये स्लाइड है, ये लेयर्ड है, ठीक है। ये कैप है, ये बेल आकार का घंटी वाला, ये किमोनो वाला है, ये प्लेट है, ये रोल ऑन है, ये रफल्ड है, ये सब क्या है, ये मेलन है। तो आप ये क्या है, ये सब टाइप ऑफ स्लिप्स हैं। आप देख लो, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए। ये सब मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो में दे दे रही हूँ, आप लोग जुड़ लो। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप बना सकते हो, हम हर चीज आप लोगों को देते हैं सुविधा। ये देख लो, ये सारे स्लिप्स कौन कौन से हैं। ये सेटिल है, ये बेल है, ये बटरफ्लाई है, ये क्या है, फ्लोटर है, ये देख लो रेगलन है, ये बिशप है, ये किमोनो है, ये कैप है, ये डायमंड है, ये पुफ्ट है, ये कैप है, ये लैंटर्न है, ये बैलून है, ये स्लाइड है, ये लेग ऑफ मटन है, ये टी शर्ट है, ठीक है। ये चीजें आप लोग देख लो इस तरीके से। ये आस्तीन हो गया। अभी ये क्या है, ये नेक है, ठीक है। ये क्या है, टाइप ऑफ नेक्स है। ये देख लो आप लोग, सब आप लोग फोटो खींच ले। ये मैं आप लोगों के लिए सब लाई थी, हाई नेक है। ये सब कौन कौन से नेक है, आप फोटो खींच ले, सब लिख ले, बना करके रख ले, क्योंकि नेक से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग को कॉलर भी होगा, यहाँ पे देख लो सब, ये चीजें देख लीजिए। ये देख लो, ये पॉकेट है, जैकेट पॉकेट, हमने कहा आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। पैच पॉकेट है, देख लो ये अंदर है। नो पॉकेट स्लैंटेड, इधर देख लो पॉकेट फ्लैप्स है, ठीक है। इधर आप लोग सब चीज देख ले, ये मैंने आप लोगों के लिए सब रखा है। यहाँ देख लो कौन कौन से जेब हैं, टाइप ऑफ जेब भी आता है। आप लोग सबका नाम ले देख ले, रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। टेलीग्राम से मैं इसीलिए कहती हूँ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाया करो, ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे करा देती हूँ। ये देख लो, ये सब कॉलर है, कौन कौन से कॉलर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है, संडे वाली पीडीएफ भी अपलोड हो गई है। जो भी चीजें हैं, जैसा भी है, आप लोग जा करके टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे चीजें क्या है, अपलोड हो रही हैं, ठीक है। फिलहाल ये चीजें अब यही खत्म हो गया, ठीक। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग नए लोग हों, अगर ऐसे वीडियो पाना है, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कैसा क्लास था, क्या था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हो, नहीं तो अपने मन से जो मुझे लाना है मैं तो लाऊंगी ही, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू रखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।